हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चौधरी आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस जीके पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस 2023 के लिए हिस्ट्री का जो पोर्शन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वह 9th 10th NCERT बेस्ड रखा गया है। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 9th 10th NCERT हिस्ट्री का पूरा निचोड़, जो कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि केवल आप लोगों को NCERT ही नहीं पढ़ना है, आप अन्य किताबें जैसे लूसेंट, महेश वर्डवाल जैसी किताबों को भी पढ़ते रहिए ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। दोस्तों, हम सिलेबस के अनुसार पूरे NCERT को थ्योरी वाइज कवर करेंगे ताकि NCERT से आने वाला एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसी किसी किताब में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रखा गया है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो दोस्तों आपको टिक करना है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का जो कालखंड है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और या फिर 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अर्थात आधी जानकारी की श्रेणी में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है आधी जानकारी, यानी इस सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी यहाँ पर जो कांस्य युगीन की बात की गई है, यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मिश्रित धातु अर्थात कांसा जो है एक मिश्रित धातु है, यानी वे मिश्रित धातु से परिचित हो चुके थे। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा से हुई है। यानी जो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त इसलिए माना गया है क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई जो हुई है हड़प्पा से हुई है। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियाँ थीं, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, या वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से 2 तरह के मकान मिले हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से 2 तरह के मकान मिले हैं, एक छोटा मकान और बड़े मकान। बड़े मकानों में जो लोग रहते थे वो अमीर लोग रहते थे, वही छोटे मकानों में जो लोग रहते थे वो गरीब लोग रहते थे। मकान के निर्माण में सामान्यतया पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में ग्रिड पद्धति अर्थात सड़कों के दोनों ओर मकान, जो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। इसे ही ग्रिड पद्धति कहा गया है। नगरों की
रक्षा हेतु नगर के चारों ओर कच्ची ईंट, अर्थात जो नगर होता था उसके चारों ओर कच्ची ईंट की दीवार बनाया जाता, और दीवार को मजबूत बनाने के लिए पक्की ईंट का सपोर्ट दिया जाता था। अर्थात इस दीवार को मजबूत बनाने के लिए उसे पक्की ईंट से क्या किया जाता था, सपोर्ट दिया जाता था। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात इसका अर्थ जो होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता, यानी जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, जिसका अर्थ महिलाओं की प्रधानता थी। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य जो खाद्य पदार्थ था वह गेहूं और जौ था। जो खाने पीने में जो यूज करते थे गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह ठोस, अर्थात जो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से जो मानव की मूर्तियां प्राप्त हुई वो अंदर से ठोस थी। वहीं पशु और पक्षियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह खोखली थी, अंदर से खोखली थी। सिंधु सभ्यता काल के लोग के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती थी। यानी सिंधु सभ्यता के काल के जो लोग थे वो अपने धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता रखते थे। अर्थात सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे, जिसे विद्वानों ने मातृ देवी के नाम दिया। अर्थात जो धरती माँ की पूजा करते थे वही मातृ देवी के नाम से जानी जाती थी। आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग भगवान शिव और नाग, नदी, अग्नि, सूर्य इत्यादि की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, वहीं नाग, नदी, अग्नि और सूर्य इत्यादि की भी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पीपल का पेड़ माना जाता था। जो सिंधु सभ्यता काल के लोग थे वो पेड़ पौधों में जो सबसे अधिक पेड़ को प्रियता देते थे वो था पीपल का पेड़। वहीं पर बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में पशुओं में जो सबसे अधिक पवित्र माना गया है वह कुबड़ वाला बैल को माना गया है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, फिर भी लोग पूजा करते थे, किसमें, मूर्ति में, पत्थरों में। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार की प्रधानता थी, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, अर्थात सामान को अदला बदली के रूप में ये व्यापार करते थे। यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर इसलिए आधारित था क्योंकि उस समय वो रुपया पैसा का प्रचलन में नहीं था, यानी जो रुपया पैसा है उस समय प्रचलन में नहीं था। तब लोग क्या करते थे कि जो अपना सामान दूसरे को और दूसरे का सामान अपने पास रख लेते थे, अर्थात अदला बदली कर लेते थे, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था व्यापार। सिंधु सभ्यता काल के लोग व्यवहारिक संबंध, यानी जो सिंधु सभ्यता काल के लोगों का व्यापारिक संबंध है वह कहाँ से था, तो अन्य देशों से मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के देशों के साथ था। वहीं पर बात करते हैं सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला के क्षेत्र में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग एवं उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अर्थात जब कोई, जैसे वहाँ पर मिले मृदभांड, उसमें जो है लाल रंग का, पूरे मृदभांड में लाल रंग का कलर कर दिया जाता था और उस पर जब चित्रकारी की जाती थी तो उसमें काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता काल में जो चित्रकला के क्षेत्र में जो सामान्यतः रंग का प्रयोग किया जाता था वह लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। वहीं पर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में जिस चीज़ पर चित्र बनाया जाता था उसे मुहर कहा जाता है। वहीं अतः मुहर को ही हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुहर पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल, अर्थात जो मुहर
बनती थी, जो मुद्रा बनती थी, उन पर एक श्रृंगी बैल यानी एक सींग वाला बैल की आकृति अंकित मिलती है। जो मुहर मिली है वहाँ पर सिंधु सभ्यता खुदाई पर, तो वहाँ पर जो मुहर मिली है उसमें एक सींगी बैल की आकृति अंकित मिलती है मुहर में। वहीं पर बात करते हैं कि मुहर का जो निर्माण है सबसे ज़्यादा सेलखड़ी यानी चीनी मिट्टी से होता है, और पक्की मिट्टी से बनी मुहर जो होती थी उन्हें टेराकोटा के नाम से जानते थे। यानी जो मुहर का निर्माण सर्वाधिक अगर बात करें तो वो सेलखड़ी यानी चीनी मिट्टी से किया गया है, और वहीं पर जो पक्की मिट्टी से बनी मुहर होती थी उन्हें टेराकोटा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? टेराकोटा के नाम से जानते हैं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन प्रायः बनते रहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं, अर्थात यूँ कहें कि जो वहीं पर पशुओं में सबसे ज़्यादा प्रियता किसको दी गई है? एक कुबड़ वाले बैल की, लेकिन यहाँ पर गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से लोहे के प्रमाण नहीं मिले, अर्थात ये लोग अभी लोहे से यानी परिचित नहीं थे। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में